हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 यानी कि कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान में हम लोग अगला चैप्टर को देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें भी हम लोग जो है ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से हम लोग जो है ना 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। अगर आप ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आपसे एक भी पर्सेंट नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और आपका टारगेट है 90+ मार्क्स लाना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किस प्रकार व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है संकेतों के रूप में, बी में दिया हुआ है अणुसूत्रों के रूप में, और सी में आपका दिया हुआ है समीकरणों के द्वारा, और डी में आपका दिया हुआ है सरल सूत्रों के द्वारा। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जो है ना कैसे व्यक्त करते हैं, संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, संकेतों के रूप में। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार संकेत के रूप में लिख सकते हैं, H2+O2 टेंड्स टू H2O। इसे हम लोग कहते हैं संकेत के रूप में जो है ना रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर जो प्राप्त होता है ना, वो आपका क्या प्राप्त होता है, अर्जेंटम प्राप्त होता है, यानी कि Ag, जिसे हम लोग चांदी कहते हैं। और जो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो ये काला हो जाता है, और यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि CO2 गैस में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो दोस्तों, CO2 गैस में घुलकर जो है ना कौन सा अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। और ये कार्बोनिक अम्ल जो है ना फलों के रसों में पाया जाता है, अल्कोहल में भी कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिए। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाने की कौन जो है ना भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ LPG का दहन। तो दोस्तों, LPG के दहन के पश्चात इसमें कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिएगा कि खोलते पानी से जलवाष्प बनना, तो इससे जो है ना हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जब खोलते पानी से जलवाष्प बनेगा तो इसमें क्या होता है कि नया पदार्थ का निर्माण होता है, जलवाष्प बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। और ऑप्शन बी में आपका देखने पा रहे हैं बर्फ का पिघलकर जल बनना। तो दोस्तों, यहाँ पे भी नया पदार्थ बन रहा है। पहले कौन सा स्थिति में था, पहले बर्फ था, फिर बर्फ से क्या बना, जल बना, फिर ये पूर्ण जो है जल से बर्फ बन सकता है। इसीलिए इसे हम जो है ना रासायनिक अभिक्रिया में रखेंगे, रासायनिक परिवर्तन में रखेंगे। और आपका सी में दिया हुआ नमक का पानी में घुलना। तो दोस्तों, जब हम लोग नमक को पानी में घुलते हैं तो ये जो है ना इसमें नया पदार्थ बनता है। तो ये तीनों जो है ना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। इसके साथ साथ जो लोहे पर जंग लगना होता है, यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप उदाहरण के थ्रू से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक जो है ना लकड़ी को ले लेंगे, इसको जब हम लोग जलाएंगे तो ये दहन इसका हो जाएगा। दहन होने के बाद ये एक राख बन जाएगा। इसमें जो है ना एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, राख बन गया फाइनली ना। अब फिजिकल में क्या होता है फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि एक संतरा को ले लिए, लिमोन को ले लिए, इसको जब हम लोग चाकू से काटते हैं तो इसको काटने के बाद जो है ना ये संतरा ही रहता है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है, नहीं होता है। जिसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है, और जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे आप लोग याद रखिए। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, इस तरह के प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। तो दोस्तों, असंतुलित समीकरण में क्या होता है कि जिसके प्रतिकारक और प्रतिफल में जो मौजूद परमाणु
तत्वों की जो परमाणु संख्या होता है वो बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को देखते हैं ना तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखने पा रहे हैं क्या है कि H2 + Cl2 टेंड्स टू 2HCl है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है, तो यहाँ पे राइट साइड में भी 2H का अर्थ होता है इसमें भी 2 परमाणु है। यहाँ पे क्लोरीन के पास 2 परमाणु है तो यहाँ पे भी क्लोरीन के पास 2 परमाणु है। इसी प्रकार अगर आप ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2KClO3, यहाँ पे दिया हुआ है 2KClO3 टेंड्स टू 2KCl + 3O2। इसका कहने का अर्थ है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो ना 2 पोटेशियम है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 2 पोटेशियम है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है राइट साइड में, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दुना 6 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 दुना 6 है। यह भी एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। आइए फ्रेंड्स ऑप्शन सी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि पीबी जो लेफ्ट साइड में है, पीबी की परमाणु संख्या 1 है, यानी कि अभिकारक में पीबी की परमाणु संख्या कितना है 1 है, और राइट साइड में पीबी की परमाणु संख्या कितना है 1 है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा कि NO3 कहने का अर्थ है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 परमाणु संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में आप देखने पा रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के पास 1 ही को परमाणु है। और ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है लेफ्ट साइड में, यानी कि अभिकारक में, तो यहाँ पे कितना है NO3 कहने का अर्थ है यहाँ पे 3 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दुना 6 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यानी कि 2 1 3 हो गया, 3 2 5, यानी कि ये जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। तो दोस्तों ऑक्सीकारक एवं अवकारक ऐसे तत्व जो दूसरे तत्व को ऑक्सीकृत कर देता है उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, और अवकारक उसको कहते हैं ऐसे तत्व जो दूसरे तत्व को अवकृत कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह के व्यवहार करने वाले पदार्थ क्या होते हैं, HNO2 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में कौन सी संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन है, यही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो यहाँ पे Fe + Cl2 टेंड्स टू FeCl3 है। कहने का अर्थ यहाँ पे आयरन जो है ना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अभिकारक में जो Fe की परमाणु संख्या है 1 है, और यहाँ पे राइट साइड यानी कि उत्पाद प्रोडक्ट में जो परमाणु संख्या Fe की है 1 है। और अगर हम यहाँ पे क्लोरीन को चेक कर लेते हैं लेफ्ट साइड में तो परमाणु संख्या क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ पे राइट साइड में अगर हम चेक कर लेते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है 3 है। क्या यहाँ पे 2 और 3 इक्वलिटी होगा, नहीं होगा ना, यहाँ पे बैलेंस होगा, नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यह एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण नहीं है। अगर आप तीनों को बारी बारी से चेक करते हो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को ना, तो ये तीनों जो है ना संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या 1 है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे राइट साइड में भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर की परमाणु संख्या लेफ्ट साइड में 1 है, तो यहाँ पे राइट साइड में भी जो है ना कॉपर की परमाणु संख्या 1 है, और यहाँ पे SO4 की परमाणु संख्या यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी SO4 की परमाणु संख्या कितना है 4 है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार अगर हम ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या है, NaOH + HCl टेंड्स टू NaCl + H2 है। कहने का अर्थ यहाँ पे सोडियम की परमाणु संख्या लेफ्ट साइड में 1 है अभिकारक में, तो यहाँ पे राइट साइड में भी 1 है सोडियम की परमाणु संख्या, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे राइट साइड में भी ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट साइड में भी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन 2 बन रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या अभिकारक में 1 है, तो यहाँ पे उत्पाद में भी जो क्लोरीन की परमाणु संख्या है फ्रेंड्स क्या है 1 है। तो ये भी जो है ना संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या है, Zn + S टेंड्स टू ZnS, तो यहाँ पे जिंक की परमाणु संख्या कितना 1 है, तो यहाँ पे राइट साइड में भी जिंक की परमाणु संख्या कितना 1 है, और यहाँ पे सल्फर में जो देखिए परमाणु संख्या इसका 1 है, तो यहाँ पे राइट साइड में भी सल्फर की परमाणु संख्या कितना है 1 है। यानी कि ये तीनों जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों जो है संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है फ्रेंड्स की असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन है, यानी कि जो संतुलित प्रतिक्रिया नहीं होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, यह जो है संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है।
फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा इसको ध्यानपूर्वक कि यहाँ पे जो है ना NH4NO2 टेंस टू N2 + 2H2 है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है एक और एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है, 2 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या 4 है। तो राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो इसमें भी जो है ना हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 4 है। और ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है। तो अगर आप राइट साइड में भी देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना फ्रेंड्स, 2 है। तो यह एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस और लिखा जाता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है ना एक समीकरण ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे H2 है प्लस O2 टेंस टू H2O है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस और लिखा जाता है। तो दोस्तों इधर देखिए लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है, H2 + O2, यानी कि एरो चिन्ह के लेफ्ट साइड में देखिएगा, बाईं तरफ देखिएगा H2 + O2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है H2O बन रहा है, ये एक प्रकार का उत्पाद है, प्रतिफल है। एरो चिन्ह के राइट साइड में क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में H2 + O2, इसको हम लोग जो है ना लिखते हैं समीकरण के किस तरह लिखते हैं, बाएं तरफ लिखते हैं। इधर बाएं तरफ है ना, इधर बाएं तरफ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट बनता है प्रतिफल में, इसको हम लोग एरो चिन्ह के किधर लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग दाहिने तरफ लिखते हैं, ठीक है, राइट साइड में लिखते हैं इसको, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार की परमाणु की संख्या असमान है, यह समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों जब भी समीकरण के बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या असमान होता है, तो यह जो है ना असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लेते हैं H2 + O2, उदाहरण के थ्रू से इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बना है, H2O बन रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या लेफ्ट साइड में बाएं तरफ 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है फ्रेंड्स, 2 है। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 तो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है। तो यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखने पा रहे हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 हो जाता। अगर यहाँ पे 2 होता तो यह जो है ना संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता, लेकिन ये किसका उदाहरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असंतुलित। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो दोस्तों इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम लोग एक संतुलित रासायनिक समीकरण के थ्रू से इसको हम लोग समझ लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 दूना 4, इसको गुणा किया जाता है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु संख्या को देखते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से पहले जस्ट यहाँ पे हम लोग 2 लगा चुके हैं, इसीलिए यह एक प्रकार का क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 4 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या राइट साइड में 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अभिकारक में 2 है, तो यहाँ पे प्रतिफलित में भी जो है ना ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 2 है। इसलिए यह जो है ना संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि Fe2O3 + 2Al टेंस टू Al2, यहाँ पे L होगा O3 + 2Fe। ये बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, यानी कि यहाँ पे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पे Fe बनाता है, आयरन बनाता है। तो आप लोगों को बतलाना है कि यह जो है ना किस प्रकार की अभिक्रिया में आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब भी किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु को अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया कराया जाता है, तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो है ना उस लवण में कम प्रतिक्रियाशील धातु को क्या कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे जो है ना एल्युमिनियम हो गया आपका अधिक प्रतिक्रियाशील धातु फेरम से। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आयरन क्या होगा, आयरन जो है ना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो जब भी कम प्रतिक्रियाशील धातु को अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया कराते हैं, तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु क्या होता है, उस लवण में कम प्रतिक्रियाशील धातु को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ना अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, और यहाँ पे फेरम क्या है, कम प्रतिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, Fe2 का होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को एक और तरीका से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे Ab+
y जो होगा ना, इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, AY प्लस बी बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो है बी मान लेते हैं, ये बी जो है ना क्या होता है, कम प्रतिक्रियाशील धातु होता है, इसको जो है ना डिस्प्लेसमेंट कर देता है, इसको जो है हटा देता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 टेंड्स टू 2HCl क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अभिकारक मिलकर के जो है ना एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक जो है अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम लोग संयोजन अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, एक A प्लस बी टेंड्स टू AB। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक यहाँ पे अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, एक ही को प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि एक रिएक्शन आपको देते हैं, ये कार्बन जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। संयोजन अभिक्रिया या फिर उपचयन या फिर वियोजन या फिर अपचयन अभिक्रिया है, तीनों में चारों में से कौन होगा, आप लोग बताइए कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि समीकरण CaCO3 टेंड्स टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह जो है ना वियोजन अभिक्रिया में होगा। वियोजन अभिक्रिया किसको कहता है कि जब एकल अभिकारक टूट करके दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह जो है ना वियोजन अभिक्रिया में आएंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग इस प्रकार जो है पहचान सकते हैं, ये ए बी जो है ना रिएक्शन करके क्या बनाएगा, A प्लस बी बनाएगा, और ये ए बी क्या होगा, ए बी जो होगा ना रिएक्शन करके जब A प्लस बी बनाएगा, ये किस में आता है, वियोजन अभिक्रिया में आते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि CaO प्लस H2O टेंड्स टू CaOH होल 2 प्लस उष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है। तो दोस्तों यह जो एक प्रकार का जो है ना कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पे A प्लस बी जो है ना मिलकर के क्या बनाता है, एकल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे जो है ना यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। तो इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि उष्मा भी निकलता है। इसके साथ साथ उष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह एक प्रकार का जो है ना संयोजन अभिक्रिया भी है और उष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समीकरण C प्लस O2 टेंड्स टू CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह जो है ना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, वही आप लोग को बतलाना है। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि समीकरण CaCO3 टेंड्स टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और आप लोग को बतलाना है कि ये जो है ना किस प्रकार का समीकरण है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे CaCO3 जो है यह टूट करके क्या बनाता है, CaO प्लस CO2 बनाता है, यानी कि दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को आप इस प्रकार पहचान सकते हैं, ये ए बी जो है ना टूट करके क्या बनाएगा, A प्लस बी बनाएगा। ठीक है, यानी कि जब एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो दोस्तों CO2 गैस जो है ना जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि फेरस सल्फेट से लोहा को
निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो दोस्तों जब हम लोग जिंक को फेरस सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं यानी कि FeSO4 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है, ZnSO4 प्लस Fe बनता है। ठीक है, ZnSO4 प्लस Fe बनता है। तो यहाँ पे जो है ना किसको विस्थापित करेगा, Zn को विस्थापित करेगा। इसीलिए Zn को विस्थापित करेगा क्योंकि Zn जो है ना लोहा से अधिक सक्रिय धातु होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा Zn। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि समीकरण Zn प्लस CuSO4 टेंस टू ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा Zn जो है ना कॉपर से क्या होता है, अधिक सक्रिय धातु होता है। यहाँ पे जो है ना कॉपर का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो दोस्तों जब भी लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, यही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि जंग लगने पर उस धातु का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब भी जंग लगता है या फिर लोहे पर जंग लगने पर उसका वजन जो है ना कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगने पर उसका वजन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब नमी की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जंग लगने पर धातु का जो भार होगा क्या होगा, बढ़ता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि संक्षारण दूर करने का उपाय क्या है। तो दोस्तों संक्षारण दूर करने का उपाय क्या होता है, रंगाई, जस्तीकरण, लेप चढ़ाना। ये तीनों विधि से जो है ना हम लोग जंग को रोक सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको जो प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि धातु के किस सतह पर संक्षारण की क्रिया होती है। तो दोस्तों धातु के ऊपरी सतह पर क्या होता है, ऊपरी परत पर क्या होता है, संक्षारण की क्रिया होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऊपरी परत। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोहे का जस्तीकरण का देने से उसका क्या रुक जाती है। तो दोस्तों लोहे का जब जस्तीकरण करते हैं तो उसका जो है क्या रुक जाती है, संक्षारण रुक जाती है, यानी कि उसमें जंग लगने से बच जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संक्षारण। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ विद्युत लेपन, बी में शोधन और सी में आपका दिया हुआ निस्तापन और डी में आपका दिया हुआ है मिश्र धातु परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे विद्युत लेपन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, धातु अधिक मजबूत हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत लेपन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो दोस्तों आप लोगों को बतलाना है कि कौन सा पदार्थ जो है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तांबा, बी में है गोल्ड और सी में आपका दिया हुआ जिंक और डी में आपका दिया हुआ पोटेशियम। तो दोस्तों ये गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड एक ऐसा धातु है, ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है और ये संक्षारित नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोल्ड। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों शोषण जो है ना यह एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम लोग सांस की प्रक्रिया करते हैं यानी कि लेते हैं या छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए शोषण एक प्रकार का क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि
लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो दोस्तों जब भी हम लोग लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है उपस्थित, उत्तल लेंस होता है या फिर अवतल लेंस होता है या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि मानव नेत्र में जो है ना उपस्थित लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर दोनों है या फिर डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है ना इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग को किस तरह जवाब देना है, आंसर में आप लोग को लिखना है अवतल लेंस होगा या फिर उत्तल लेंस होगा या फिर दोनों होगा या फिर इनमें से कोई, इस प्रकार आप लोग जवाब दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फेसबुक ग्रुप है, जितना भी आपका फ्रेंड्स 2022 में मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को सारे दोस्तों में, सारे यार फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।